हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बिहार के प्यारे प्यारे शिक्षक जो भविष्य में बनेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी में 1 to 5 के लिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। और पूरे 40 अंक की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल फ्री और बेस्ट तरीका से। यूट्यूब पे ऐसा प्रैक्टिस आपको कोई नहीं करेगा। हम आपको ऐसा कंसेप्ट और ट्रिक दे रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग में, यदि आप मेरे साथ परीक्षा तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे इस बुक से। अब तो 5 ऑप्शन वाले आ गए हैं, इससे पहले भी हम करा चुके हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका 10 है और इस बुक के लिए प्रैक्टिस सेट है 3। अगर लगातार करते हैं तो 5 ऑप्शन 7 ऑप्शन कोई मायने नहीं रखता है। इतना अधिक आपको हम ट्रिक और कंसेप्ट दे देंगे ना कि एग्जाम में प्रश्न को तो आप हलवा बना करके आइएगा। तो ज्यादा कुछ हम बड़ाई नहीं करेंगे, बाकी आप समझदार एक टीचर हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, यदि छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री हो तो यह 60 छात्रों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो इजी प्रश्न है, बन जाना चाहिए, कोई भारी बात नहीं है। 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री, यह मान के चलिए कि एक छात्र एक दिन में 100 ग्राम भोजन करेगा। तो 40 छात्र है तो 40 ग्राम डेली भोजन हो रहा है, यानी कि 4 kg। और 30 दिन तक चलेगा, यानी कि टोटल जो भोजन रहेगा वह 40 गुने 30 इतना ग्राम के बराबर रहेगा। और यही भोजन 60 छात्र करेगा, यानी कि 100 ग्राम मतलब 6 kg डेली कर रहा है। तो 60 गुने कितना दिन तक करेगा ये पता नहीं, तो डी लिख दिए। और दोनों के लिए क्या है, काम बराबर है, खाना भी तो काम है, बराबर कर दिए। जैसे ही बराबर करिएगा कि 30 के पहाड़े में 30 दूना 60, 2 के पहाड़े में काट दीजिए 20, यानी कि डी बराबर 20 दिन आपका खाना चलेगा। जब 60 विद्यार्थी रहेगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। कोई भारी बात नहीं है। चलिए डियर बढ़ते हैं पहले प्रश्न से अब सेकंड प्रश्न की तरफ। और सेकंड प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, कितने समय में 2700 रुपए का जो मूलधन 6.2/3% ब्याज वार्षिक दर से 3240 रुपए हो जाएगा। समय बताना है। क्या करेंगे, सभी को पता है कि समय बराबर जो होता है, सभी को पता है कि टाइम बराबर SI × 100। कितना बार ये हम लिख दिए होंगे अभी तक। यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे प्रिंसिपल गुने रेट, यही लिखते हैं। SI की बात करें सिंपल इंटरेस्ट, तो 2700 से रुपया 3240 हो जाएगा। 540 रुपया तो मिला ब्याज, गुना में लिखे 100। प्रिंसिपल की बात करें तो ये दिया गया 2700। रेट की बात करें तो 6 18 2 20/3, तो नीचे 20/3 लिख दीजिए। अब इसको कर दीजिए हल, 3 के पहाड़ा में कट जाएगा, कितना बार में 900 बार में। डबल जीरो से इसको उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। जीरो से ये जीरो उड़ा दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं। 9 छक 54, कोई दिक्कत नहीं। 2 तिहाई 6। समय के बारे में बात करें तो 3 वर्ष आपका सही जवाब। समझ गए होंगे। चलिए डियर अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा गया है, सुनील ने किसी साधारण ब्याज की दर से 7923 रुपया 2 वर्ष के लिए और उसी ब्याज की दर से 1800 रुपया 3 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि कुल ब्याज इतना रुपया प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर आपको बताना है। निकालने का जो तरीका होगा वह इस प्रकार से होगा। मान लेते हैं कि रेट जो है वह क्या है, X% है, सपोज दैट पर ईयर। तो सोचिए कि 7953 रुपया 2 वर्ष तक रुपया रखा, 2 वर्ष के लिए दिया, 100 रुपया ब्याज है। अगर 5% ब्याज रहता है तो 5 गुना 10% ब्याज जोड़ते हैं 2 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट में तो ब्याज जुड़ते चल जाता है। तो 7953 रुपया का जो ब्याज इसको मिला होगा वह कितना परसेंट ब्याज मिला होगा। X% 1 साल का है तो 2 साल का 2x% होगा, यानी 7953 का 2x%। ये बटा में आप 100 दे दीजिए, प्लस फिर 1800 रुपया किसी को दे रहा है तो 1800 रुपया का 3 वर्ष के लिए 3x%। और ये टोटल ब्याज जब मिलाइएगा तो 200, इसको दशमलव तोड़ के लिख सकते हैं क्या, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड कितना हो जाएगा 100। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप वही करेंगे कि 100 का एलसीएम लीजिएगा 100। ये 7953 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 तिहाई 6, 5 गुना 10 के 0 हासिल कितना 1।
9 दूना 18 1 19, 7 दूना 14 1 15, 15 906 ये हो गया। उसके बाद हो गया x प्लस ये 18 तिहाई हो जाएगा 5400x बराबर में 23 43 66 डिवाइड 100 और यहाँ 100 से 100 उड़ा दीजिएगा, नीचे में बटा से बटा उड़ जाता है। इस सबको जब जोड़िएगा आप तो यह जोड़ के देगा आपको 6 0 9 4 13 5 5 10 1 11 और इस बचे 1 1 2 21,306 21,306 हो गया। x बराबर में हो गया 23 43 66। अब यहां से x का मान निकालना है, यानी कि x बराबर जो होगा 23 43 66 डिवाइड कीजिएगा 21,306 से। जब इसको आपस में आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 9 मरतबे तो नहीं लगा सकते हैं, 9 6 54 अंतिम में 4 होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। 11 बार में लग जाएगा, 11 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, यह इतना आपको दे देगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 11%। तो ब्याज मिलना चाहिए 11%, क्योंकि x का मान आ गया है कितना 11, काटने के बाद यह कितना देगा डियर 11, x बराबर 11%, तो रेट हो गया 11% पर ईयर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन घबराइए नहीं, प्रैक्टिस करते चलिए। अब बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या बताना है। ये तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो इनमें सबसे छोटी संख्या बताना है, तो मान लेते हैं कि 32 आपका सही जवाब है, तो 32 प्लस 34 आप प्लस 36, ये सबका योग क्या 108 पूरेगा। 6 4 10 2 12 अंतिम में 2 आ रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, तो 32 नहीं हो सकता है। 36 से स्टार्टिंग करते हैं, 36 38 40 2 2 आगे बढ़ेगा, 6 8 14 ये भी नहीं होगा। 34 से स्टार्ट कीजिए, 34 36 38 8 6 14 4 18 हासिल, 1 1 3 4 3 7 3 10 108 पूर जाता है, यानी कि ऑप्शन से उड़ा सकते हैं सबसे छोटी संख्या 34 होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा आप x मान के ही बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 13 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु। 2 तरीका है बनाने का, एक तो आप ऑप्शन से बना लीजिए और दूसरा आप मेथड से बना लीजिए। यदि आप ऑप्शन से बनाने का आपको मन कर जाए तो ऑप्शन से कैसे बनेगा, ये फादर लिखे, ये सन लिखे, ये प्रेजेंट का आयु लिखे और ये पास्ट का आयु लिखे। पास्ट में जाते हैं 2 साल पहले, बोला गया है कि वर्तमान में इसकी आयु का जो गुना है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी है, मतलब यह 1 है तो यह 7 है। लेकिन जब हमको ऑप्शन से चलना है तो यह मान के चलिए कि वर्तमान में पिता की आयु पूछा है, सपोज दैट कि वर्तमान में पिता की आयु हम मान लेते हैं 28 साल। अगर यह 28 साल है, यह 28 साल है, तो यह कितना साल के होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 और 7 के अनुपात था, ये इसका 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना, यानी कि ये 4 साल का होगा। उसके बाद 2 साल पीछे जाएंगे, 2 साल पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा 26 साल का, ये हो जाएगा 2 साल का। और बोला है कि 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी, तो क्या 2 का यह 13 गुनी पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण है, बिल्कुल पूर्ण रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बोलेगा कि सर ऑप्शन से अगर नहीं समझ में आएगा बनाने का तो मेथड बताइए बनाने का, तो उसका भी मेथड है बनाने का। ये तो ऑप्शन से आप समझ गए होंगे, मान क्या बना लीजिएगा इंफॉर्मेशन से। अगर आपको ऑप्शन लेने का मन नहीं करे तो आप इसको ऐसे बनाइए, ये फादर, ये सन, ये प्रेजेंट और ये पास्ट। पास्ट में 2 साल पहले जाना है, प्रेजेंट में पिता की आयु पुत्र का 7 गुना, इसका 1 तो इसका 7, पास्ट में जाएंगे तो इसका 13 गुना। अब करते क्या है कि 13 और 7 के बीच का डिफरेंस 6 का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका, तो 0 का। इस डिफरेंट को सेम बनाने के लिए करना क्या पड़ता है कि 7 और 1 का जो अंतर है 6, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए,
और ये 13 और 1 का जो डिफरेंस है 12, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद यह देगा आपका 13 छक 78x, और यह देगा डियर 6x, और यह देगा आपका 12 84x, और यह देगा आपका कितना 12x। अब यहां देखिएगा तो 78 और 84 के बीच 6x का अंतर, और यहां देखिएगा तो 6x का अंतर। कुल मिलाकर के बात करिए तो अब लाइन गया है कट, तो आपको सिर्फ अंधेरा यानी कि हम आपको काला दिखाई देंगे लेकिन बोर्ड आपको दिखेगा। तो ये अंतर है कितने का 6x का, लेकिन प्रेजेंट से पास्ट में अंतर है 2 साल का, मतलब 6x जो हुआ वह 2 के बराबर, तो x का मान हो गया 2/6। कुल मिलाकर बोले तो काटने के बाद 1/3। पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है 84x, यानी कि 84 गुने 1/3 करेंगे, यह आंसर कितना देगा 28, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की समस्या ना होगा समझने में। अब देखिए डियर प्रश्न संख्या 6 क्या लिखा गया है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो इस श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। बहुत सारा तरीका है बनाने का। 8 विषम संख्याओं का औसत कितना है 16, तो इसका यह मतलब हुआ डियर, पहले आपको हम बताते हैं x मान के, फिर बनाएंगे आपको बिना x मान के, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो यह मान के चलिए कि पहला जो विषम संख्या होगा, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू x। अगर पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा x + 2। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ऑड नंबर में जब उसमें विषम संख्या में किसी भी में सम संख्या जोड़िएगा तो एक विषम संख्या देगा। जैसे विषम संख्या 5 है, उसमें आप सम संख्या जोड़िए, 5 × 2 = 7, 5 × 4 = 9, 5 × 6 = 11, तो आपको जोड़ना पड़ेगा सम संख्या, यानी कि x तो x + 2, x + 2, 2 आगे x + 4, उसके बाद x + 4 के बाद x + 6, उसके बाद x + 8, उसके बाद x + 10, कितना 8 क्रमागत है, तो 1 2 3 4 5 6, x + 12 और x + 14। ऐसे इस सभी का औसत कितना दिया गया है 16। क्योंकि हम शॉर्टकट ही बताएंगे, घबराइए नहीं। तो सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो 8x होगा और प्लस 8x प्लस 2 × 4 = 6, 6 = 12, 8 = 20, 10 = 30, 12 = 42, 14 = 56। 8x + 56 बराबर क्रमागत संख्या का औसत 16 है, तो 16 × 8 = 128, यानी कि टोटल 128 रहा होगा। 8x में से जब इसको आपस में आप माइनस करेंगे तो डियर यह देगा आपको फिर से कितना, 8 में से 6 गया तो 2, और ये बच गया 12 में से 5 गया 7, 72, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9। तो आपसे पूछा क्या है, इस श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा x + 14 होगा, यानी कि 9 + 14 बराबर हो जाएगा 23। अब इस 23 को हम सेकेंडों में निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे? यहाँ पे दिया गया है कि 8 संख्या है, तो 8 संख्या है तो पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, एवरेज कितना है 16। 8 संख्या है तो 8 संख्या के बीचों बीच एवरेज होगा। एवरेज जब भी होता है तो बीचों बीच होता है। तो 8 संख्या है तो 4, 1 2 3 4 और 4 इधर, ये जो बीच में जगह बच रहा है ये होगा 16, ये बीच में होगा 16। लेकिन 16 एक क्या है तो सम है, तो 16 से पहले जो विषम रहा होगा वह 15 रहा होगा, इसके बाद जो विषम रहा होगा 17, 17 × 2 = 19, 19 × 2 = 21, 21 × 2 = 23। सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 23, सबसे छोटी की बात करेगा तो ये 13 और ये 12 और ये 11, सबसे छोटी के बारे में बात करता तो 11। तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लिखा गया है 2 संख्याओं का अंतर 4 है और उनके वर्गों का अंतर 104 है, तो संख्याओं का योगफल बताना है।
जो चीज गिवन है ना पहले उसको लिखिए। तो दिया गया है कि दो संख्याओं के अंतर के बारे में बात करें तो 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर के बारे में बात करें तो वह 104। और आप सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और ये दिया गया है डियर 104। यहाँ पे एक्स माइनस वाई के वैल्यू 4 है, तो एक्स प्लस वाई इंटू हो जाएगा 4 और बराबर हो जाएगा 104। 4 के पहाड़े में इसको काट दीजिएगा ना, 4 दूना 8 और बचेगा 4 छक 24, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 26। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा डियर 26। तो करेक्ट आंसर 2। इसमें आपको सिर्फ यही दिमाग लगाना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है, बस इतना आप जानते हैं तो बन जाता आपसे प्रश्न। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, इतना गुणे इतना गुणे इतना। अब देखिए सेम चीज अगर 3 बार गुणा में लिखा गया हो तो समझ जाएंगे कि वह ए क्यू लिखा गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू डायरेक्ट, यानी कि 674 का क्यूब प्लस 352 का क्यूब, और नीचे लिखा गया है 674 का स्क्वायर माइनस 674 गुणे 352 और प्लस 352 का होल स्क्वायर। आप सभी को पता होना चाहिए यह ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये बटे में बात करें तो यह भी दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे बात निकलेगा कि ये से ये गायब हो जाएगा और फाइनली ए प्लस बी बचेगा। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो दोनों का आपस में जोड़ दीजिए। 4 आ 2 6, 5 7 12, 6 3 1 10, 1026 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। बस ए प्लस बी का होल क्यू के फॉर्मूला पे आधारित यह प्रश्न है। चलिए डियर, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है इतना 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 के गुना के इकाइयां। इकाइयां तो आप चुटकी में बता सकते हैं ना। 4 7 28, यहाँ पे इकाइयां 8, 8 3 24, इकाइयां 4, 4 8 32, मतलब इकाइयां 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगा ये सब टाइप का प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या लिखा गया है, भिन्नों 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न बताना है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, लिखा गया 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। यहाँ पे देखिएगा तो सब फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन है। लाइक नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा, ऊपर में कम नीचे में ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम नीचे ज्यादा, सबके बीच का अंतर 1। सबके बीच का अंतर कितना है डियर 1। अब सबके बीच का अंतर 1 है, तो जिसको जोड़ के अंश प्लस हर, जिसको जोड़ के बड़ा आएगा वह सबसे बड़ा, जिसको जोड़ के छोटा आएगा वह सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यही होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटे भिन्न का अंतर। सॉरी, तो बड़का में से छोटका घटाइए, यानी कि 5/6 माइनस 2/3 करना है। 6 3 का एलसीएम 6, 5 माइनस 4, 1/6 कहीं पे है, ऑप्शन 2 में है। कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा, कोई भारी बात तो नहीं है। नेक्स्ट लिखा गया है एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 25,000 थी। यदि जनसंख्या में 3 वर्षों में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 8% की वृद्धि हुई हो तो नगर की वर्तमान जनसंख्या बताना है। यानी कि शुरुआत में जनसंख्या दिया गया है कितना डियर 25,000। शुरुआत में जनसंख्या कितना है 25,000, थोड़ा इधर लिखते हैं। और ये 25,000 जनसंख्या में हो रहा है वृद्धि। पहला वर्ष 10% का वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब वह 110% हो जाएगा। उसके बाद फिर 15% का वृद्धि यानी कि 115% हो जाएगा, और फिर 8% का वृद्धि तो 108% हो जाएगा। अब करते क्या है कि पहले जो हम परसेंट वाला लिखे इसी को हम आपस में काट लेते हैं। ये 0 से 0 गैप, 5 के पहाड़ा में 23 और 5 के पहाड़ा में 20,
4 के पहाड़ा में 4 दूना 8, 4 7 28, 4 के पहाड़ा में 25। उसके बाद ये 0 से आप इसको उड़ा दीजिए। 25 के पहाड़ा में कट जाएगा, 25 से कम 25, डबल 0 यानी कि 100। 100 में यह 10 भी इसी कट जाएगा और 2 पचे हो जाएगा 10। कुल मिलाकर बात करें तो 11 पचे 55 गुने 23 और गुने 27। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके सामने है। चाहे आप जैसे मल्टीप्लाई करना जानते हो वैसे कीजिए, ठीक है। तो जो आंसर आना होगा आ जाएगा। उम्मीद है इतना कर लेंगे आप। नेक्स्ट, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, ठीक है। तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है किसी धन का 1 वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 676 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो वह धन क्या होगा। मतलब 8% की दर से, मैंने समय 1 साल है, रेट 8% है, 676 तब होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा। तो सभी को पता है कि टाइम अगर 1 ईयर दिया गया है, तो ब्याज लगेगा 2 बार, क्योंकि 6 माही है। रेट 8% दिया गया है तो मिलेगा 4%। अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है सबको पता होना चाहिए। 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 4 + 4 + 4 का स्क्वायर बटा में 100, यानी कि कुल मिलाकर बोले तो 8.16%। यानी कि यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करें तो यह हो जाएगा 108.16%, लेकिन यहाँ पे अमाउंट दिया गया 676। तो 676 में डिवाइड कर दीजिए, अमाउंट है तो अमाउंट से 108 और ये 16 दशमलव हटा के ऊपर 100 लिखे। और आपको चाहिए क्या, प्रिंसिपल मतलब 100 का ही मान चाहिए। बस इतना को हल करेंगे, आंसर आपके सामने रहेगा। जब इतना को आप काटिएगा ना तो ये कट जाएगा, डियर आपका 676 से ये कटेगा 16 बार में, और 16 से 4 के पारा में इसको काटिए, 4 के पारा में 25, 4 के पारा में इसको 25 काटिए, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 625। तो कर लेंगे ये सब, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, बस इसी प्रकार से बनाना है आपको। नेक्स्ट, अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि इन 3 संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। कितना संख्या है तो 3 संख्या, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। शर्त के बारे में बात करें तो 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी, दूसरी संख्या इसका 2 गुना, इसका कितना, ये 2 गुना, और तीसरी की 3 गुनी। अब मतलब ये पहला जो होगा 3 संख्या में दूसरी संख्या, ये जो होगा पहला का दुगनी और तीसरा का 3 गुनी, मतलब इसका ये 3 गुनी होना चाहिए। ऐसा करते हैं, इसको हम 4x मानते हैं, ये 4 × 12x हो जाएगा, 3 गुना हो गया। अब इसका 2 गुना होना चाहिए, यानी कि 6x हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे तो काट भी सकते हैं। अब ये सभी का औसत दिया गया 44, यानी कि सभी को जोड़िएगा तो 12 × 6 = 18, 4 22x, और बराबर में 44 तिहाई, औसत 44 है या 3 संख्या है तो 44 तिहाई हो जाएगा 132। यानी कि काटेंगे तो 22 के पारा में 6 बार में कट जाएगा, x बराबर हो गया 6। सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात किया है तो बड़ी संख्या तो 12x होगा, उसमें x का मान रखिएगा तो 12 × 6 = 72। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 लिखा गया है यदि 17.28 डिवाइड x बटा 3.6 गुने 0.2 बराबर 400 हो, x का मान बताइए। क्या आप नहीं कर पाएंगे? सो इजी प्रश्न है। आप ऐसा कीजिए, 17.28 लिखा गया है तो डायरेक्ट दशमलव हटा देते हैं। जब डायरेक्ट दशमलव हटाइएगा तो यह हो जाएगा 1728। यह कितना हो जाएगा डियर, 1728 बटा में हो जाएगा 100। ये डिवाइड x है तो हम मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं, उल्टा कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा तो ये बाटा में है 3.6, दशमलव हटाइएगा तो 36/10 लिखिएगा। तो ये 36/10 जाके ऊपर बदल जाएगा, जब यह बदल जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब 10 बटा हो जाएगा 36। और गुना करना है 0.2 से तो 2/10 कर दीजिए,
बराबर है 400, ये कर दीजिए बटा 1 कर दीजिए। अब पहले बारी बारी से काटिए, 2 के पहाड़ा में 2 पचे 10 डायरेक्ट कटेगा, 5 दूना 10, 2 के पहाड़ा में कटेगा 18, उसके बाद और कटेगा ये 4 के पहाड़ा में काटिए पहले 25, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, उसके बाद और कटेगा यह 4 के पहाड़ा में कटेगा 4 एकम 4, 4 0, 4 8 32, 4 के पहाड़ा में यह कटेगा 100 बार में, उसके बाद अभी और कटेगा यह 4 के पहाड़ा में 4 दूना 8, बच गया 2 8 4 7 28, 4 के पहाड़ा में 25, अब यह 9 के पहाड़ा में कटेगा 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब यह कटने वाला कहीं से नहीं लग रहा है, यानी कि ऊपर में बचा डियर 3 बट्टा में x और 2 बचा हुआ है, तो 2 और 25, तो 25 दूना 50 x बराबर हुआ 25, बटा में कुछ नहीं तो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से आपको निकल के आएगा 25 पचे 125, 1250 x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा डियर 3 बटे में 1250। अब कहिए कि सर इसमें हम डिवाइड कैसे करेंगे, तो हमको बताइए। डिवाइड करना काफी आसान है। डिवाइड करने के लिए आपको करना होगा कि 1250 को रखिए अंदर, 3 से कीजिए डिवाइड, 0 दशमलव यहाँ पे एक 0, सॉरी उल्टा कर दिए, 3 को रखना पड़ेगा बीच में, डिवाइड करना होगा 1250 से, 0 दशमलव यहाँ पे एक 0, अब भाग नहीं लग रहा है तो दशमलव देने के बाद एक ही 0 आता है, अगर ज्यादा 0 का जरूरी पड़ा तो यहाँ पे 0, अभी भी नहीं लगेगा यह, फिर क्या करेंगे एक 0 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे। अब लगाइए कै बार में लगेगा, अब लगाइएगा तो 1250 है तो 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा कितना 2500, ये आ गया 2500, घटाएंगे तो 0 0 यह 5 और ये कैंसिल, यह हो गया 500, 500 है दशमलव है तो एक और 0 दे सकते हैं, और 1250 के पहाड़ा में 4 बार में लगाइएगा तो यह लग जाएगा 5000। और यहां से शुरुआत में ही आप इसका लक्षण से बता सकते थे कि 0.00 आया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा, लेकिन बोले कि सर इसमें तो यह भी लिखा गया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जान लीजिए कि मैथमेटिक्स में इतना प्रैक्टिस किए मेरे साथ, अभी तक एक बार भी ये 4 या 5 ऑप्शन कब आया आंसर में नहीं आया, तो जब भी लक्षण से लग जाए तो इसको इग्नोर कीजिए, मारिए करेक्ट आंसर आंख बंद करके, 99% चांस रहेगा कि सही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। चलिए डियर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न में लिखा गया है 8 के पावर 5 डिवाइड 16 के पावर 1.1 गुने 2 के पावर 5.4 बराबर 2 के पावर 100 हो, x का मान बताइए। कैसे निकालेंगे, 8 के पावर 5 हुआ तो 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक पावर लिख देंगे 5, डिवाइड 16 के बदला में हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, एक पावर 1.1 लिख सकते हैं, और गुने 2 के पावर हो गया 5.4 बराबर हो गया 2 के पावर x। अब ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि सभी का बेस आपस में कर दिए समान, x का मान निकालना है तो जब बेस समान रहेगा तो पावर भी समान होता है। अब यहाँ पे सबको पता है कि ये 3 इधर गुना में आ जाएगा तो 2 के पावर हो जाएगा 15, डिवाइड 2 के पावर जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा ना तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 4.4 और गुने हो जाएगा 2 के पावर 5.4 बराबर हो जाएगा 2 के पावर x। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में पावर क्या होता है, घट जाता है, तो यह 2 के पावर 15 में से 4 घटाएंगे 11, फिर 0.4 घटाएंगे तो 10.6 गुने 2 के पावर 5.4 बराबर 2 के पावर x। गुने में पावर जुड़ जाता है, 10 5 15 1 16 बराबर 2 के पावर x। यहां ध्यान दीजिए बेस समान है तो पावर बराबर, x का मान 16, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक संख्या को 6 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। हम आपको ये प्रश्न शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। एक संख्या को 6 से भाग दिए, शेषफल 3, उसी संख्या के वर्ग को, उस संख्या खोजने का जरूरी नहीं है,
जो शेष फल आ रहा था इसी का वर्ग कर दीजिए। तो इसी का वर्ग कर दीजिए 3 का स्क्वायर और डिवाइड कर दीजिए 6 से। 3 तिहाई 9 डिवाइड 6 भाग शेषफल 3 हो गया। शेषफल में ही कांड करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 क्या लिखा गया है? 273 जो है 364 का कितना परसेंट है? का किस में लगा? 364 में। तो याद रखिए जिसमें का लगेगा उसको नीचे, जो बच गया उसको ऊपर। मल्टीप्लाई किससे? 100 से। कटिंग कुटिंग में आप माहिर होंगे। 4 के पहाड़ा 4 नमा 36 4 1 4 से 25 51 के पहाड़ा में 3 बार 25 तिहाई 75। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है कि चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चावल पर किए जाने वाला खर्च वही रहे? जब खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब बोले ना और जब प्रश्न में लग जाए कि ये बोला कि खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं, तो रेट का जस्ट उल्टा खपत और खपत का जस्ट उल्टा रेट। यहां पे बोला है कि चावल के भाव यानी कि रेट में 20% का वृद्धि। 20% का वृद्धि मतलब 100 से 120। चावल के खपत में कोई वृद्धि नहीं मतलब खर्च में कोई वृद्धि नहीं, तो यह रेट का जस्ट उल्टा क्या होता है? खपत। मतलब हमको कर देना है 120 से 100। देखिए कमी हुआ कि नहीं हुआ, कितने का हुआ? तो 20 का। किस पर हुआ? तो 120 पर, और गुने कर देंगे 100। 20 छका 120 इतना करेंगे ना, आ जाएगा 16.2/3% करेक्ट आंसर डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक व्यापारी अपने सामान पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित मूल्य करता है मतलब जितना सामान के दाम है उससे अधिक उसका दाम रख देगा 20%। यदि वो अंकित मूल्य पर 5% कमीशन काट कर बेचता है वो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए यह मान के चलिए कि उसका जो सीपी रहेगा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य, लेट सीपी बराबर मान के चलते हैं कि सीपी बराबर 100 रुपया है। अब ये 100 रुपया पर क्या किया? 20 रुपया दाम चढ़ा दिया यानी कि 120% कर दिया। इतना दाम चढ़ाने के बाद 5% का लेस यानी कि बेच रहा है कितना पर? 95% पर। यह जो हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। इसको कटिंग कुटिंग कीजिएगा, ऐसे गैप इससे ऐसे गैप, और 4 के पारा में 2 के पारा में 6, ठीक ना, 2 के पारा में 5, 5 के पारा में 19, 19 को 6 से गुना कीजिएगा कितना आएगा? 19 छक 14 से। अब देखिए 100 रुपया के सामान 114 में आप बेच दिए, 14% का लाभ हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक दुकानदार ने 1200 रुपए की दर से 2 मेजें बेची। उनमें से एक मेज पर 15% का लाभ और दूसरी मेज पर 15% की हानि। तो इस सौदे में कुल कितने परसेंट की लाभ अथवा हानि हुई? तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि दोनों के तो सेम रेट में बेचा, एगो पर लाभ है उतना एगो पर उतनी हानि है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप आंसर मार के चलाइएगा नो लाभ न हानि, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ऐसा करने पर हानि होता है, लेकिन वो हानि निकलेगा कैसे? ये हानि निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है। हानि होगा हमेशा याद रखें कितना होगा तो हानि होगा। अब ये हानि निकलेगा कैसे? तो हानि निकालने का पहला तरीका है कि जो जितना लॉस बोला है उतना ही प्रॉफिट बोला है। तो हानि निकालने का सबसे आसान तरीका की बात करें तो जो हानि दिया गया सेम टू सेम रहेगा, तब 15 के स्क्वायर और बटा कर दीजिए 100, इतना परसेंट का होता है हानि। 15 के स्क्वायर होता है 225 बटा करिएगा 100 यानी कि 2.25% की हानि। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब जितना परसेंट का लाभ होगा जितना परसेंट का हानि होगा सेम परसेंट और एक ही दाम में दोनों को बेचेगा तो। और ऐसा प्रश्न आता है, हमेशा न सोच के चलें कि न लाभ न हानि, ये हमेशा गलत होगा। लाभ कभी भी नहीं होता है तो हानि होता है, तो हमेशा हानि होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। अब प्रश्न आता है रीजनिंग का। घबराएंगे नहीं, रीजनिंग का बहुत इजी प्रश्न है आपके एग्जाम में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरीका से संबंधित है जैसे पहला पद से दूसरा पद संबंधित है। करना क्या है? यह बी है डियर तो यह ई है। बी का मतलब 2 होता है, ई का मतलब 5 होता है।
मतलब 3 आगे बढ़ गया। ये आई मतलब 9 है तो एफ मतलब 6 है, ये +3 हुआ है तो ये -3 हुआ है। एल का मतलब 12 होता है, ओ का मतलब 15 होता है तो +3, आर का मतलब होता है 18, ओ का मतलब 15। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखिएगा तो एक बार 3 बढ़ता है, एक बार 3 घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। वही बात अपना सबके करेंगे, पहले 3 बढ़ा देंगे, फिर घटा देंगे। अब इतना कम मुझे नहीं कर सकते हैं। सी का मतलब होता है डियर 3, 3 में 3 जोड़िएगा 6, स्टार्टिंग एफ से। अब स्टार्टिंग एफ से हुआ तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आगे कुछ नहीं करना, ये सब हो गया गलत। ठीक है, अब लास्ट की बात करें तो लास्ट में है डियर टी मतलब 20, जुटेगा घटेगा जुटेगा घटेगा, 20 में से 3 घटेगा 17, 17 का मतलब क्यों, पूरा पूरा कन्फर्म, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। आगे चेक करने की ज्यादा जरूरी नहीं है। अब ये आ गया प्रश्न त्रिकोणमिति से। आपको हम कितना बार बताएं कि अब जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पढ़ना है ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री, ये छोड़ के चलिए, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति को गोली मारती, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं, ये ऐसे ही छपा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, जो रीजनिंग का प्रश्न है और लिखा गया है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और वह संख्या चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ये 13 कैसे आया होगा, तो ऐसे कर सकते हैं कि 8 × 12, 12 2 14, 14 12 26, जोड़ के 26 आता है, इसका हाफ यहाँ पे लिखा गया। आगे को चेक करते हैं, 24 4 28, 28 16 44, 44 8 52, 52 का दिया यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि ये 22 का दिया मतलब ये 44 रहा होगा, 44 का दिया 22 आएगा यहाँ पे। तो 22 2 24, 24 और 14, 24 4 28 10 38, 38 में 6 जोड़ेंगे तो 44 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 बन जाएगा। 44 आएगा तब ना हाफ करेंगे तो उसको वहां पे लाएंगे। नेक्स्ट लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, माइनस के बाईं ओर डैश के बाईं ओर जो अक्षर है वे किसी तर्क या नियम या संबंध के साथ डैश के दाईं ओर जो अक्षर है उनसे संबंधित है। तीनों एक जैसे तर्क नियम संबंध के आधार पर संगत है, दिए गए विकल्पों में से एक असंगत का चयन कीजिए। इसका मतलब हुआ कि एस का मान यहाँ पे लिखिएगा तो एस का मान कितना होता है डियर 19, एस 19, जे का मान होता है 10 और एफ का मान होता है 6, एम का मान होता है 13, पी का मान 16, एक्स का मान होता है 24। तो आप पहले यही करेंगे कि पहला लेटर को पहला से कंपेयर, 19 में से 13 घटाइएगा तो 6 मतलब 6 माइनस 10 16 मतलब 6 प्लस 6 से 24 तो 18 प्लस, तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। अब क्या करते हैं कि पहला लेटर को अंतिम लेटर से कंपेयर करते हैं, ये 19 से 16 हो गया है, मतलब सॉरी 19 से 16 नहीं बल्कि 19 से 24 यानी कि +5 की वृद्धि, 10 से 16 यानी कि +6 की वृद्धि, 6 से 13 यानी कि +7 की वृद्धि, मतलब +5 बढ़ता है, +6 +7। इसी प्रकार से जब सबको चेक कीजिएगा आराम से तो यहां देखिए जेड और यू, तो जेड से लेकर यू तक जाएंगे तो कभी भी +5 की वृद्धि नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं, पी मतलब होता है 16, यू मतलब होता है 21, यहाँ पे +5 की वृद्धि हो रहा है, एन मतलब होता है 14, एस मतलब होता है 19, +5 की वृद्धि हो रहा है। ये सबको चेक करेंगे बढ़िया तरीका से तो सब फॉलो करेगा, 5 6 7 बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो होगा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि 2 में दिया गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, उस पैटर्न का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। सी के बाद यहाँ पे देखिए ना, सी के बाद डी लिखा गया है, डी के बाद ये है, समझ जाइएगा कि ई के बाद एफ आना चाहिए। अब एफ से शुरुआत होना चाहिए तो बी वाला कट जाएगा, के बाद एल है, एल के बाद एम है, तो समझ गए कि यहाँ पे एन होना चाहिए, एफ के बाद एन। करेक्ट आंसर 1, ये गलत हो जाएगा। 99% से ज्यादा चांस। आगे चेक करना कर लीजिए ना, वी डब्ल्यू एक्स तो वाई आ जाएगा, कन्फर्म। बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित।
कागज का स्टेपलर है तो कपड़ा का क्या होगा? ये स्टेपलर और कागज के बीच में क्या संबंध है? स्टेपलर जो होता है कागज को एक जगह करने का काम करता है, उसी प्रकार से कपड़ा को एक जगह करने का काम करता है हैंगर। यानी करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट ये सब गलत हो जाएगा। समझ गए? ये लॉजिक है यहाँ पे। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 27 जो कि दिया गया है डियर किससे? ये दिया गया है ज्योमेट्री से, और सेम टू सेम प्रश्न पिछले प्रैक्टिस सेट में था। स्किप करते हैं, ज्योमेट्री आपको पढ़ना ही नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मेंसुरेशन जरूरी है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए पतंग, ये पतंग। और ये जो समचतुर्भुज होता है इसमें दो लंब जो होता है आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कटिंग करता है। इसमें बोला गया है सबसे लंबा विकर्ण 16 है, तो यह मान लीजिए कि यह ए है और यह बी है, ए बी, और यह सी और यह डी। यहां पे गलती लिख दी, यहां पे लिखना चाहिए मुझे, इसको नाम ए रखते हैं, ए बी सी और डी। बात करें तो यहाँ पे ए सी विकर्ण लंबा हो जाएगा, मान लीजिए ना ए सी विकर्ण लंबा है बी डी से। ए सी विकर्ण जो दिया गया है वह दिया गया 16 सेंटीमीटर। और यह भी पता होना चाहिए ये जो कट होता है ना, ये कट ये 50-50% पे काटता है। मतलब ये ए सी का मान 16 है तो यहां से लेकर यहां तक 8 होगा और यहां से लेकर यहां तक 8 होगा, ठीक। और इसके बारे में पता नहीं, लेकिन यह भी दिया गया है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो भुजा के बारे में बात करें तो 10। तो यहां से ध्यान दीजिए कि ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है, तो ये बना रहा है डियर समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में यह 8 रहे, यह 10 रहे तो यह 6 होता है, यह 6, तो यहां से लेकर यहां तक भी 6, यानी कुल हो गया 12। सबको पता है कि क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का वह 1/2 गुने पहला विकर्ण 8 8 16 और गुने दूसरा विकर्ण 6 6 12। बस 2 के पहाड़ा में 8, 12 8 96। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 mm है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। एक समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज, इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा भुजा का योगफल बोलेंगे तो 60 सेंटीमीटर तथा इसके कर्ण की लंबाई 26 mm है। तो इसके कर्ण की लंबाई यदि 26 mm है और यहाँ पे परिमाप 60 दिया गया, तो mm जो है ना सो गलत लिखा गया। mm आप नहीं लिख करके, आप सभी को पता है कि mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 26 ये कर्ण हो गया, तो और क्या बच गया यहाँ पे, ये और ये। सबको पता होना चाहिए जब ये 26 होता है तो 26 का मतलब होता है ये 13, जब ये 13 होता है तो यह 12 होता है, और ये 12 13 ये होता है 5, मतलब इसका दुगना। दुगना की बात करें तो ये 26 था, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 24 और 26 ये होता है डियर 24 और 26 50 और 10 60। 60 सेंटीमीटर हो गया इसका परिमाप। ये mm नहीं, ये cm होना चाहिए, ठीक है। अरे आपको ट्रिपलेट पता है कि नहीं पता है? पता है ना कि ये 13 होता है, ये 12 होता है, ये 8 होता है, सॉरी 8 नहीं बल्कि ये 5। इसका ये दुगना दिया गया है 26, दुगना कर देंगे 24, दुगना कर देंगे 10, सभी को जोड़ेंगे तो आपस में 60, यानी परिमाप 60 पूर गया। कन्फर्म है? तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर 1/। अब यदि क्षेत्रफल निकालिएगा तो सबको पता है कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, तो आधार इसका 10 है और गुने लंब इसका आ गया 24। क्या कीजिएगा, 2 5 10 और 24 5 120। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है यदि a का मान 1 है और m का मान 13 है, r का मान 18 है, तो MISSIO मतलब मिशन को क्या लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे। अब यहाँ पे सब बात परफेक्ट बोला है, a को 1 नंबर पे रखते हैं, बात सही है।
एम को 13 नंबर पे रखते हैं, यह भी बात सही है। आर को 18 नंबर पे, बात सही है। सबका लेटर पोजीशन ही लिखना है। मिशन, तो एम का मतलब 14, सॉरी एम का मतलब 13, तो स्टार्टिंग ये होना चाहिए सही, बाकी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एम के बाद आई, आई का मतलब 9, उसके बाद एस मतलब 19, आई का मतलब फिर कितना, आई का मतलब 9, MISS, तो गलती हो जाएगा। एम का मतलब 13, आई का मतलब 9, ये 19, MISS, अच्छा डबल एस है तो फिर 19, 19 और आई का मतलब 9, ओ का मतलब 15, एन का 14, करेक्ट है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मिला लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न त्रिकोणमिति से दिया गया। पढ़ने की, बनाने की, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, समय बर्बाद नहीं करें। नेक्स्ट, टीचर बनता है इसलिए कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है एग्जाम से पहले, ये सब बताने के लिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ाते हुए चल जाए, भले एग्जाम में आया चाहे नहीं आए। मेन मुद्दा है कि एग्जाम में नंबर कैसे आएगा। अगला प्रश्न, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पे ध्यान दिएगा तो ये 44, आखिरकार यह आएगा कैसे, 9 गुने 4 36, 36 और 8 44, 7 21, 21 6 27, 8 दूना 16 4 20, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। कर लेंगे, तुरंत लग जाएगा, ये सब छोटा मोटा बात। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ए बी बराबर 9 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए। आप सभी को पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये जो फॉर्मूला होता है बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि ए प्लस बी आएगा कहाँ से, तो ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। ए प्लस बी कैसे निकालिएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ना, ये क्या होता है डियर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 82 है, अब प्लस 9, तो 9 दूना 18, यानी कि ए प्लस बी का मान बोले तो रूट अंडर ये 100 आ जाएगा, मतलब 10 हो गया। यहाँ पे 10 रखिए, इसका मान 82 है, माइनस 9 कीजिए, मतलब 10 गुने 73, करेंट आंसर हो जाएगा 730। कर लेंगे, ये सब फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बढ़ते हैं डियर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न में लिखा गया है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हो, उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि। लंबाई में 10% की वृद्धि करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितना की वृद्धि होगा, तो वर्ग की भुजा है, तो वर्ग का मतलब भुजा का होल स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल, तो 10% वृद्धि करने का मतलब कि पहले उसका भुजा 100 रहेगा तब 110 हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं, इसको छोटा कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, 10 रहेगा तो 11 हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करें तो ये स्क्वायर कर देंगे, मतलब पहले 100 रहेगा क्षेत्रफल तब 121, कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया, तो 100 में जितना बढ़ेगा उतना परसेंट, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। 2 के बाद 7 आता है मतलब 5 की वृद्धि, 7 के बाद 14 मतलब 7 की वृद्धि, 14 के बाद 23 मतलब 9 के वृद्धि, 5 2 7 2 9, अब 11 बढ़ाना पड़ेगा, 23 से 11 34, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट 35 के बाद अब देखिए 36वां नंबर जो प्रश्न है वह क्या लिखा गया है, तो डियर वह लिखा गया है, ए जो है बी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, डी जो है बी से ठीकना है, ठीकना का मतलब छोटा होता है, किंतु सी से लंबा है, तो डी जो है वह डैश डैश क्या है। कैसे करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिखिए, ए जो है वह बी से लंबा है, ए ग्रेटर देन बी, बी जो है वह सी से लंबा है, बी ग्रेटर देन सी, डी जो है बी से ठीकना है, डी छोटा हो जाएगा बी से, किंतु सी से लंबा है, मतलब डी लंबा होगा किससे, सी से। तो अब यहां पे इसको जोड़ सकते हैं आप, ये चीज को लिखिएगा डी लेस देन बी और ये ग्रेटर देन सी, और यहां देखिए तो बी ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर देन यहाँ पे तो सी नजर आ रहा है, बी और सी आ रहा है, ए बच गया,
जो कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन होगा बी, यहां पे रख दिया। पूछा है डी, तो डी यहां पे है, डी जो है बी से लंबा है क्या, तो डी तो बी से छोटा है, गलत हो जाएगा। डी सबसे ठीक ना है, मतलब डी सबसे छोटा है, गलत हो जाएगा। डी जो है क्या सी से लंबा है, तो बिल्कुल लंबा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये ले जाना कपड़ा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने, प्रश्न संख्या, ये क्या हो गया, अरे भाई मक्खी तुम मत हैरान कर। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 37 में लिखा गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीचों को संबंध को सही तरीका से दर्शाता है। नाटी महिलाएं, सफेद बाल वाले लोग और भारतीय। तो क्या जरूरी है कि नाटी महिलाएं के सफेद बाल ना होगा? बिल्कुल होगा, हो सकता है। और भारतीय महिलाएं नाटी भी हो सकते हैं, भारतीय को भी बाल सफेद हो सकता है, मतलब सब आपस में एक दूसरे से जुट जाएगा। मतलब ऑप्शन 2, थोड़ा ये होगा, थोड़ा ये होगा, थोड़ा ये होगा, सब एक दूसरे से मिला जुला कर बोल सकते हैं। नहीं समझे बात? नाटी महिलाएं भारतीय भी हो सकते हैं, भारतीय बाल वाले सफेद बाल वाले भी हो सकते हैं, सफेद बाल वाले नाटी महिलाएं भी हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट। अब देखिए डियर नेक्स्ट अगला प्रश्न 38 में लिखा गया है, एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। जब पूर्व पश्चिम की बात कर दिया है तो सबसे पहला काम दिशा बनाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। मान लेते हैं कि यहां से नवीन चलता है, एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां से 3 किलोमीटर को चला दीजिए। फिर यह दाहिना मुड़ता है कि बायां, बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है, तो ये फिर 3 किलोमीटर चलेगा। और फिर अपनी बाईं दिशा में, फिर बाईं दिशा में मुड़ेगा तो यहाँ, और ये 4 किलोमीटर चलता है, यहां से इसको मिला दीजिए सामने सामने, ताकि यह भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा बच गया 1 किलोमीटर। पूछा क्या है, वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में है? शुरुआती स्थान इसका यहाँ है और यह यहाँ पे है, यह किस दिशा में है? यह नॉर्थ और वेस्ट, मतलब उत्तर और पश्चिम की दिशा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न 39 ये रहा आपके सामने, उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो 9 का यह क्या है, स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो यहां भी आपको 65 का स्क्वायर करके लिखना होगा। जो भी होगा आप कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, 43 0 46 721। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 उठाओ। प्रश्न संख्या 40 में लिखा गया है, किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को इतना लिखा जाता है, वाटर को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में RETARD को किस प्रकार लिखेंगे? बहुत इजी सवाल है, लिख लेंगे आप। लास्ट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए SW में है। थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं, यहाँ पे देखिएगा, तो F का मतलब 1 लिखता है, मतलब F के लिए फिक्स है कि F जहां रहेगा वहां पे 1 होगा। O के लिए यहाँ पे 2 लिखता है, O के लिए फिक्स 2 लिखेगा। और यहाँ पे अगला देखिएगा तो W के लिए 4 फिक्स है। इसी प्रकार से R के लिए क्या लिखा गया है, दोनों वर्ड में से चुन लेंगे। E के लिए चुनेंगे T A या D, चुन के आंसर मार देंगे, कोई ना कोई आंसर सही निकल जाएगा। तो डियर आज के लिए इस सेशन में इतना ही। सेशन बढ़िया लगा है, बेहतर लगा है, कुछ सीख रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि नंबर आपको कम से कम 40 में कितना भी कम आएगा तो 35 आ जाएगा। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर ट्रिक्स बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे, एक ही प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेहतर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने और आपके लिए और बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस क्लास लेकर आऊं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।